कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के सभी छात्रों का वीडियो आ चुका है। यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं आपका कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, जो कि आपका 11 दिसंबर के दिन पेपर होने वाला है। उसके लिए हम सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ देखिए क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपके साइंस के लिए हमने क्वेश्चन बताए थे। बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं, है ना, कमेंट में थके जा रहे हैं बोलते बोलते कि आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन बताए थे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको वीडियो में बने रहना और सारे क्वेश्चन देख करके ही जाना है। देखिए इस प्रकार से आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। 75 नंबर का कुल यहाँ पे पूर्णांक आपका रहने वाला है। 3 घंटे का आपको समय मिलता है, जो कि बेसिकली सी बात है, आपको पता ही है ना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प रहता है ना, और रिक्त स्थान रहते हैं, है ना, सही जोड़ियां रहती हैं, सत्य सत्य रहती हैं, एक वाक्य उत्तर रहते हैं, है ना, ये क्वेश्चन रहते हैं। फिर आपके जो 5 से लेकर के 23 तक होंगे ना, वो सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल तैयार करके यहाँ पर रखे हुए हैं। बिल्कुल सभी क्वेश्चन के आंसर याद करके जाना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जिससे ये ऐसी तैयारी हो जाए आपकी कि आप पेपर में बिल्कुल आप क्लास में टॉप करोगे, स्कूल में टॉप करोगे अपने। इसीलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। यहाँ पे देखेंगे सही विकल्प स्टार्ट करेंगे, एक एक से सभी के आंसर बताऊंगा। और जिस भी छात्र ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जल्दी से कर लेना। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि वहाँ पर मैं पेपर से 2-4 मिनट मतलब आधा घंटे पहले ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ जो कि बिल्कुल परीक्षा में आते हैं, रखे मिलते हैं। तो ये आपको यार कर लेना है टेलीग्राम ज्वाइन, और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं ना। अब देख सकते हैं सही विकल्प में पहला क्वेश्चन दिया गया, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। देखिए सभी क्वेश्चंस के आंसर को ध्यान से सुनिए। जिसका आंसर आपको पता है वो कमेंट बॉक्स में पहले से बता देंगे, आपको इससे रिवीजन होगा। भारत के दक्षिण में कौन सा, इसका आंसर रहेगा आपका हिंद महासागर। आंसर रहेगा हिंद महासागर। जल्दी जल्दी मैं आंसर बताते जाता हूँ, है ना। इसके बाद है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है यहाँ पे अमरकंटक में, है ना। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। इसका रहेगा बी हिंद महासागर, इसका रहेगा आपका सी अमरकंटक। इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। कब लड़ा गया था भाई, 1914 से 18 के बीच यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। आंसर रहेगा डी नंबर का ऑप्शन 1914 से 18। देखिए लिखते जाइए आप, है ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं जहाँ पे पेन करूँगा भैया आपका आंसर रहेगा, है ना। ये अगला क्वेश्चन आपका, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है। तो जर्मनी की मुद्रा है यूरो, है ना। यूरो है जो जर्मनी की मुद्रा कहलाती है, उसका नाम है जर्मनी की मुद्रा है यूरो। यूरो याद रखेंगे, जर्मनी की मुद्रा। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन, ये किसने कहा है। तो ये लोकतंत्र की अवधारणा देते हुए कहते हैं जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन, अब्राहम लिंकन ये कहते हैं, है ना, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं पहले। अब्राहम लिंकन आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति का संबंध किससे है ना। तो इसका आंसर रहेगा आपका गेहूं एवं चावल के उत्पादन से, है ना। देखिए दुग्ध उत्पादन कितना होता है आपका, ये होता है श्वेत क्रांति। अगर पीत क्रांति आए तो जो दालें होती हैं, है ना, दालें पीले कलर की दालें हो गई हमारी, तो वो पीत क्रांति के अकॉर्डिंग आ जाती है ना। और ये रहा आपका हरित क्रांति का संबंध किससे रहा, गेहूं एवं चावल के उत्पादन से। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। और नीली क्रांति हो गया आपका मछली से संबंधित होता है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है यहाँ पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा, आप लिख लीजिए, अपने कॉपी पेन साथ में रखिए। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, खालिस्तान नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखिए तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन मैं आपको डाउट नहीं रहने दूंगा, बिल्कुल सही आंसर बताऊंगा, याद रखिएगा। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है ना, गोदावरी को, है ना। आंसर रहेगा गोदावरी, लिख लीजिएगा यहाँ पे, गोदावरी फर्स्ट का आंसर है रिक्त स्थान का। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने कौन सा किस नामक ग्रंथ की रचना की, खालिस्तान, है ना। तो कौन सी ग्रंथ उन्होंने रचा था, दास कैपिटल इसका आंसर रहेगा, दास कैपिटल। देखिए आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, दास कैपिटल रहेगा कार्ल मार्क्स के ग्रंथ का नाम। अगला है, भारत में वोट डालने की उम्र क्या है। तो आपको पता ही होगा, है ना, भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है ना। एक वयस्क व्यक्ति होना चाहिए 18 वर्ष का, जो कि वोट डाल सकता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो ये है आपकी 29, है ना, 29 आपका रहेगा इसका आंसर। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या, अभी चुनाव होने हैं आपके यहाँ पे, पूरे भारत में ही होने हैं। इसके बाद है आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन, खालिस्तान की कमी कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, किसकी कमी के कारण। देखिए उत्पादन की, अगर उत्पादन नहीं होगा तो कीमतें क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर कोई चीज़ है ना, उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, वो उपज नहीं रही है, तो उसकी कीमत क्या है, वो बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि वो है नहीं ज़्यादा, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर उत्पादन आंसर लिखेंगे 5वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, है ना। तो ये हुई थी अपनी 26 नवंबर सन 1949 को, यहाँ पर संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, आंसर रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सही जोड़ियाँ बनाइए, है ना, सही जोड़ियाँ बनाएंगे। यहाँ पे फूलों की बौछार, तो इसकी जोड़ी इससे कहबा से मिल जानी है आपकी, कहबा, है ना, कहबा से इसकी जोड़ी मिल जाएगी।
इसके बाद चावल उत्पादक द्वीप है ना, चावल उत्पादक द्वीप कौन सा है, तो जावा से इसकी जोड़ी मिल जाएगी, जावा से है ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था, 13। भारत में आम चुनाव कब हुए, तो 1951 से 52 के बीच हुए थे, यहाँ पर रहेगा। बेरोजगारी क्या है, जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है तो बेरोजगारी बढ़ रही है, सामने ही आंसर दिया गया है। सर्वोच्च कानून है संविधान है ना, भारत देश का सर्वोच्च कानून क्या है, संविधान है, ये रहेगा आपका आंसर संविधान। तो आपकी सही जोड़ियां कंप्लीट होती हैं, रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं, सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर सत्य असत्य देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, बिल्कुल सत्य रहेगा भैया। लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, जिन्हें हम लू कहते हैं ना, गर्मियों में जो हवाएं चलती है ना। देखिए शीतकाल, शीतकाल यहाँ पर कहा गया है, देखिए ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि शीतकाल कहा गया है, यहाँ पे गर्मी नहीं कहा गया है ना। शीत यानी कि ठंड होता है, तो ठंड में तो लू नहीं चलती है, आपका असत्य रहेगा पहला है ना, सत्य रहेगा। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, सत्य रहेगा। 7वें नंबर पर भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सत्य है, पहला असत्य है। जार निकोलास लोकतांत्रिक शासक था है ना, तो ये आपका लोकतांत्रिक शासक था, इसका सत्य रहेगा। इसके बाद मक्का व्यापारिक फसल है, तो हाँ मक्का एक व्यापारिक फसल है, ये भी सत्य है आपका। लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो ये असत्य रहेगा, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष का होता है ना, तो ये आपका सत्य रहेगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया, बिल्कुल सत्य है ना, ये सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो ये आपकी संख्या, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या आप गिन लीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक तो पाकिस्तान हो गया, स्थल से जो मिल रहे हैं, श्रीलंका इसमें नहीं गिना जाएगा। एक हो गया यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो ये सारे देश हो गए, 7 देश आप लिख लीजिएगा। योगफोंक क्या था है ना, योगफोंक क्या था, इसका आंसर यहाँ पे देख लेंगे हम नीचे। अभी मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको है ना, जो मैं अभी आगे के इन क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा तभी मैं साथ में इसका भी आंसर बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए, तो ये आप लिखेंगे दुकानदारी लिख देंगे है ना, गैर कृषि क्रिया का नाम दुकानदारी चल जाएगा। रबी और खरीफ की फसलों का मुख्य साधन क्या है, इसका क्वेश्चन देखेंगे। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, तो इन्हें सांसद कहते हैं, इसका आंसर रहेगा। देखिए अभी जो क्वेश्चन रह गए हैं, ये वाला और ये वाला, इनके आंसर देख लेते हैं हम। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर तो बता ही रहा हूँ मैं वैसे अभी आपको है ना। देखिए तो ये रहे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर। देखिए सही विकल्प के आंसर पूरे कंप्लीटली ये दिए गए हैं है ना। ये आपकी सही जोड़ियों के रिक्त स्थान के आंसर दिए गए हैं। पहले का गोदावरी, 18 वर्ष, खाद्य है ना, ये रहे है ना। इसके बाद देखिए सही जोड़ियों के आंसर यहाँ पर सही सामने दिए गए हैं आपके। ये सत्यासत्य के आंसर आपके सामने दिए गए हैं, सभी याद कर लीजिए अच्छी तरीके से है ना। इसके बाद एक वाक्य शब्द में उत्तर। देखिए पहला तो ठीक था हमारा, दूसरा छूटा था है ना, 7-6 है यहाँ पे। दूसरा 14 साल से कम उम्र के लिए बना एक नाफी युवा संगठन था जिसे कि योगोफोंक कहा गया। ये रहेगा आंसर आपका उस क्वेश्चंस का जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा। दुकानदारी मैंने बोला था ये, और ये रहे इनके प्रमुख साधन खरीफ और रबी की फसलों के है ना। याद रखिएगा, आपके सामने इस प्रकार से बता रहा हूँ ताकि आप भूलें ना है। 1 अप्रैल 2000 को ये यहाँ पे अन्नपूर्णा योजना चालू हुई थी और सांसद मैंने बता ही दिया था। तो ये रहे आपके इनके आंसर। चलिए और आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं और आंसर भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थे आपके और वो आंसर थे, मिला लीजिएगा। देखिए हमने आपके सही विकल्प और आपके जो ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस थे सभी कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद आते हैं आपके ये क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। देखिए एक एक करके सभी के आंसर बताऊंगा। ये रहा आपका इसका क्वेश्चन का आंसर है ना। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पे सामने आंसर आपके दिया गया है। जो भारत के केंद्र प्रदेश हैं, देखिए दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, दमन द्वीप हो गया, लक्षद्वीप, पुडुचेरी है ना। तो ये हो गया आपके भारत के प्रमुख जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे बता दिए। क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखे है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो वो ये आपके 7 देश हैं। विश्व के 7 बड़े देश यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे लिखा हुआ है। ये रहे आपके देशों के नाम, जो कि सबसे बड़ा रसिया है, फिर कनाडा हो गया, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील। तो ये हो गए विश्व के 7 बड़े देश है ना। फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया और भारत हो गया है ना। भारत अपना 7 नंबर पे आता है, ये याद रखेंगे। भारत 7 नंबर पे आता है किस क्षेत्र में, क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना। अगला क्वेश्चन नीचे आपका दिया गया है, मानसूनी वर्षा की विशेषता लिखिए। कोई 2 विशेषता लिखनी है आपको मानसूनी वर्षा की। मानसूनी वर्षा की 2 विशेषताएं रहेंगी, यानी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। क्या होता है, भारत में मानसून अनिश्चित है ना। भारत मानसूनी जलवायु का देश है ना।
भारत के विभिन्न स्थानों में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशीलता पाई जाती है। 15% से 80% तक हो सकती है। ये रहेंगे भारत के मानसून की विशेषताएं। कोई दो विशेषताएं दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। आंसर रहेगा आपका मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन और दिशा और प्रवाह, वायुदाब, वर्षा के तात्कालिक प्रभाव को कहते हैं, जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं ना। तो मौसम क्या होता है? मौसम तो अक्सर चेंज होता रहता है, लेकिन जलवायु इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है ना। जलवायु चेंज नहीं होती, मौसम चेंज हो जाता है जल्दी, है ना। एक तो यही अंतर हो गया और ये अंतर दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत को किन किन नामों से जाना जाता है? किन नामों से जाना जाता है? आंसर रहेगा भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भरतखंडे, आर्यावर्त, जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते, है ना। ये गाना सुना है ना आपने, ये रामायण का है ना, तो ये वही उसमें आपको याद हो जाएगा, है ना। हिंदुस्तान, हिंद, इंडिया, भारतीय उपमहाद्वीप आदि नामों से इंडिया को जाना जाता है। ये भारत के कुछ नाम दिए गए हैं, इन्हें याद रखिएगा, कंप्लीट। कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? आंसर रहेगा आपका, देखिए कोरोमंडल तट का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र है। यह पूर्वी घाट और हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है ना। कोरोमंडल कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच जो स्थान है उसे क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। वहाँ पे कौन सी नदियाँ है? यहाँ पे कावेरी नदी डेल्टा के पास कृष्णा नदी के मुहाने पर ये पॉइंट है ना। तो इसे हम कोरोमंडल तट यहाँ पे कहते हैं। रहेगा ये रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए नीचे, आतंक का राज्य किसे कहा? क्वेश्चन, आतंक का राज्य किसे कहा जाता है? कंप्लीट आंसर दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिक को सुरक्षा का निशाना, देश की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। गैर राज्य कारकों द्वारा किए गए राजनीतिक एवं वैचारिक हिंसा भी आतंकवाद की ही श्रेणी में आती है ना। ये कंप्लीट आंसर रहेगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कौन सा जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इसका नेता रहेगा, देख सकते हैं। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर, जैसे जूता चप्पल बनाने वाले हैं, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर थे, है ना, जो समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर एवं फ्रांसीसी वकील और राजनीतिक थे, वे इसके सदस्य थे। ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर, है ना। जैकोबिन क्लब। खूनी रविवार की घटना क्या थी? खूनी रविवार की घटना, तो रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके परिवारजनों को एक जुलूस पर गोलियां बरसाई, है ना। कुछ शांतिपूर्णतः एक जुलूस कर रहे थे कुछ मजदूर एवं उनके परिवार के बच्चे, है ना, सब कुछ हैं, सब लोग जुलूस निकाल रहे थे शांतिपूर्ण, मतलब उनमें कोई ऐसा नहीं था कि आक्रोश था, वो शांतिपूर्ण एक जुलूस निकाल रहे थे। उन पर क्या किया? जार सेना ने जो रूस की गोलियां बरसाई, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई। उस दिन इतना खून बहा, और उस दिन क्या था? संडे था, रविवार था, है ना, जो कि 10 दिसंबर को है ना, संडे था उस दिन, इसलिए खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। इसलिए वो घटना क्या है? खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है ना। उस दिन बहुत खून बहा और रविवार था चूंकि, तो खूनी रविवार उसे कहा गया। ये रहेगा कंप्लीटली आंसर। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है, ड्यूमा पर टिप्पणी लिखिए। तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ये आंसर रहेगा आपका। रूस में निर्वाचित परामर्शी संसद को ड्यूमा कहा जाता है। इसने 1905 की क्रांति के बाद जार ने गठित, परंतु जार द्वारा प्रथम ड्यूमा 95 दिनों में ही स्थगित कर दिया गया, है ना। तो ये रहेगा आपका कंप्लीटली इसका आंसर दिया गया। ड्यूमा किसे कहा जाता है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, रूस की संसद ड्यूमा। पूछ लिया जाए कि रूस की संसद का नाम खालिस्तान है तो ड्यूमा आंसर भरेंगे, है ना, ड्यूमा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 11वें नंबर का क्वेश्चन है, वन विनाश किसे कहते हैं ना। किसी क्षेत्र में वन काटे जाएं किंतु उसी अनुपात में यदि वनों की पुनर्स्थापना एवं विकास नहीं हो तो उसे वन विनाश कहते हैं ना। अगर देखिए, अगर हम पेड़ काट लेंगे और कहीं दूसरी जगह पेड़ लगा रहे हैं तो कोई वन विनाश हो नहीं रहा है, लेकिन अगर पेड़ हम काटे जा रहे हैं लगातार और कहीं दूसरी जगह पेड़ नहीं लगा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह पुनर्स्थापना वनों की नहीं कर रहे हैं, तो वो वन विनाश कहा जाएगा। ये वन विनाश यहाँ पे आंसर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ दिए गए हैं वनों पे। तो वनों से प्रत्यक्ष कौन कौन से? वनों से लकड़ी प्राप्त होती है, बाढ़ से बचाने में सहायक, बहुत बढ़िया लाभकारी है। वर्षा में सहायता प्रदान करते हैं, वनों के द्वारा भूमि की सहायता, रोजगार की प्राप्ति, है ना। ये कंप्लीट आंसर रहेंगे इसके। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, वयस्क मताधिकार रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं वयस्क मताधिकार, है ना। तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं कि भारत का वह प्रत्येक नागरिक, है ना,
किसी देश का हमारे भारत की बात करते हैं हम, भारत का वह प्रत्येक नागरिक जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है ना, और वह वोट डालने का, है ना, मतदान करने का अधिकार अपने पास रखता है, उसे ही हम वयस्क मताधिकार कहते हैं ना। तो ये रहेगा कंप्लीटली आंसर इसका। आपको इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि भूल जाएंगे फिर, है ना। कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक, है ना, वयस्क नागरिक, वयस्क तब होता है जब वो 18 वर्ष का हो जाता है ना, तो वह वोट डालने का अधिकार रखता है ना, उसे वोट डालने का अधिकार होता है, इसे ही वयस्क मताधिकार। एकहरी नागरिकता क्या है? तो एकहरी नागरिकता का आंसर रहेगा आपका, ये कंप्लीट आंसर दिया गया। एकहरी नागरिकता से हमारा सीधा तात्पर्य यह है कि अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ रहने वाले समस्त व्यक्ति भारत के नागरिक हैं और उन्हें भारत की नागरिकता मिलती है। उन्हें अपने राज्य की नागरिकता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की नागरिकता को ही एकहरी नागरिकता कहते हैं। भारत का संविधान देश के लोगों को एकल नागरिकता देता है, सभी लोगों को यह नागरिकता प्राप्त है ना। भारत के प्रत्येक नागरिक को कौन सी नागरिकता प्राप्त है? एकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, है ना। तो आंसर याद रहेगा एकहरी नागरिकता। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। देख सकते हैं भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना, तो क्या कहती है भारत की संविधान की प्रस्तावना? संविधान के अधिकार में संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, भारत की प्रति यह घोषणा करती है। ये पूरा कंप्लीटली आंसर दिया गया है, तो इसका थोड़ा आंसर आगे रह जाता है, तो यहाँ पे इसका कंप्लीट हो जाएगा भारत की जो है प्रस्तावना का। इसके बाद इसका अथवा दिया है मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य क्या है? आंसर रहेगा आपका मौलिक कर्तव्य का। देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, लाइक का बटन प्रेस कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब तो कर ही लेना है ना। संविधान में मूल या मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नैतिक और नागरिक दोनों प्रकार के कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ये कंप्लीटली इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, न्यायपालिका किसे कहते हैं? विधायिका। ये दोनों क्वेश्चन रहेंगे आपके। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, दोनों का आंसर यहाँ पे दिया गया है, न्यायपालिका और विधायिका, है ना। ये रहेंगे दोनों के, कंप्लीट कर लीजिएगा। एक न्यायपालिका होती है, विधायिका होती है और कार्यपालिका होती है, उसका नहीं पूछा गया, लेकिन ये दोनों यहाँ पे कंप्लीट रहेंगी, ये, है ना। इन्हें कंप्लीट करने के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं बेरोजगारी से क्या आशय रहेगा? बेरोजगारी या बेकारी, है ना। बेकारी बोले तो बेरोजगारी, जिसका कोई काम नहीं, किसी काम करने के लिए योग्य व उपलब्ध व्यक्ति की व्यवस्था होती है, मतलब व्यक्ति काम करने योग्य है बट उसे काम नहीं मिल रहा है, ये बेरोजगारी है। ये रहेगा बेरोजगारी का आंसर यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया, सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन है, इसका साथ में आंसर यहाँ पे दिया गया है ना। ये दोनों क्वेश्चन साथ में ही दिए गए हैं, कंप्लीट कर लेंगे ना। सर्व शिक्षा अभियान के से आप क्या समझते हैं? ये अच्छे तरीके से दोनों कंप्लीट कर लेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्धनता के कारण बताइए। शिक्षा सबसे बड़ा कारण भारत में निर्धनता का शिक्षा, उद्योग। देखिए कुछ ऐसे कारण भी हैं, मतलब जो शिक्षित बेरोजगारी है उसको कम करने के भी उपाय हम देखेंगे। क्वेश्चन है आपका अगला, है ना। ये रहेगा भारत में निर्धनता के कारण अशिक्षा है सबसे पहले, है ना। उद्योग की कमी, सामाजिक कारण, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, श्रम की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन। ये रहेगा यहाँ पर आंसर। कंप्लीटली आंसर इसका कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मृत्यु दर से आप कैसे समझते हैं? ये कंप्लीटली आंसर आपके सामने दिया गया है मृत्यु दर का। ये कंप्लीट रहेगा यहाँ पे। एक विशिष्ट समय की अवधि में किसी दिए गए समुदाय के प्रति 1000 नागरिकों की मृत्यु की संख्या को दर्शाने के लिए बनाई गई सूचकांक की मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है। ये कंप्लीट आंसर इसका रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, आर्थिक और गैर क्रियाओं में क्या है? अंतर लिखना है आपको, आर्थिक और गैर क्रियाओं में। तो ये रहेगा आपका आंसर, आर्थिक और गैर क्रियाओं में अंतर। कंप्लीट आंसर दिया गया है ना। दो अंतर यहाँ पे, एक अंतर बताया गया यहाँ पे आर्थिक और गैर क्रियाओं में। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत पैसे कमाने और व्यय, आर्थिक बोलते हो, आर्थिक अर्थव्यवस्था बोलते हैं ना उसे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ना, तो पैसे के अकॉर्डिंग आती है आर्थिक। और आर्थिक क्रियाओं में, क्रिया क्या होती हैं? वो पैसे कमाने की काम, है ना, धन से संबंधित नहीं होती हैं, मतलब उसका काम होता है प्रत्यक्ष रूप से, है ना, एक क्रिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। ये रहेगा इसका आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे, व्यवसायिक एवं तकनीकी अध्ययनों पर जोर देना, है ना। व्यवसाय नहीं है, है ना, जब ही तो शिक्षित जो हैं बेरोजगार हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। भूमि सुधार कार्यों का क्रियान्वयन करना, शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, ये दी जानी चाहिए। ये उपाय बता रही हैं उसको दूर करने के, ना, नहीं दी जा रही है, जो कि क्योंकि तभी तो बेरोजगार। जनशक्ति नियोजन, ये रहेंगे यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 18वें नंबर क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा का भारत की जलवायु में क्या महत्व है? कोई दो बिंदु लिखिए। ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं, कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व है।
क्या महत्व है कर्क रेखा? कर्क रेखा हिंद महासागर और हिमालय के मिले जुले प्रभाव से ही भारत में मानसून की वर्षा होती है, जिसके कारण भारत में खूब बरसात होती है, अच्छी फसल हो पाती है, जिससे कि इतनी विशाल जनसंख्या का भरण पोषण हो पाता है। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन कौन था, जेट पवने क्या है ना, ये रहा आंसर आपका। देख सकते हैं जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं है ना, जेट पवने स्ट्रीम पवने धाराएं ऊपरी वायुमंडल में और विशेषकर समताप मंडल में तेज गति से प्रवाहित बहने वाली हवाएं हैं। इनकी प्रवाह की दिशा जल धाराओं की तरह ही निश्चित होती है, इसलिए इसे जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया है ना। तो ये रहेगा कंप्लीट आंसर इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टोंगियो खेती किसे कहते हैं? टोंगियो खेती के बारे में देखिए, ये रहा। टोंगियो एक ऐसी चाल है जिसका अंग्रेजों ने बर्मा में खूब, बर्मा बोले तो एक देश का नाम है बर्मा है ना, बर्मा ये म्यांमार की राजधानी है बर्मा है ना, खूब इस्तेमाल किया। इस पद्धति का पहली बार प्रयोग 19वीं शताब्दी के मध्य किया गया। म्यांमार की भाषा में टोंग का अर्थ टीला है और या का अर्थ खेती होता है ना। टोंग क्या होता है म्यांमार में? टीला। टीले को म्यांमार में टोंग बोलते हैं और खेती को या बोलते हैं, या ना। ये रहेगा आपका। इजारेदारी क्या है? तो इजारेदारी का आंसर ये रहेगा आपका। इजारेदारी ये प्रथा है ना, एक तरह की प्रथा है। पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वालों को ठेके पर तय अवधि के लिए भूमि प्रदान की जाती थी। इजारेदारी कहा जाता था ना, जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसे भूमि खेती करने के लिए दे दी जाएगी, ले लो है ना, ये इजारेदारी थी। अब रहेगा आपका राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है ना। कंप्लीट आंसर देख सकते हैं इसका, राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं होनी चाहिए है ना। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना जरूरी है ना। जो राष्ट्रपति है भारत का, उसका भारतीय नागरिक होना सबसे आवश्यक है ना। कोई भी पद हो उसका आवश्यक है ना। ये जो मुख्यतः पद होते हैं ऊपर ऊपर के, ये मुख्य पद कहे जाए। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है भारत का, सबसे बड़ी बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है, पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के उपयोग किए जाते हैं ना। यहाँ पर राष्ट्रपति जो अपना पद छोड़ता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया उसे कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, आपके सिलेबस में है। रहेगा अगला क्वेश्चन, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। लोक संसद का मुख्य कार्य क्या होता है? जनता के सामाजिक एवं भौतिक कल्याण हेतु कानूनों का निर्माण करना। लोकसभा क्या करती है? अपने यानी कि हमारे कल्याण के लिए क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है ना। यह संघ सूची तथा समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है कि कौन? लोकसभा है ना, उसके अकॉर्डिंग। कुछ परिस्थितियों में यह राज्य सूची में आने वाले विषयों पर भी कानून बना सकती है। लोकसभा के पास बहुत शक्तियाँ होती हैं ना, ये कानून बनाने का काम करती है ना। ये समवर्ती सूची और संघ सूची के हिसाब से है ना, उसके विषयों के हिसाब से कानून बना सकती है। राज्य सूची में आने वाले विषयों पर भी ये कानून बनाने का दम रखती है। कौन? लोकसभा। ये रहेगा आंसर। अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं, न्यायपालिका के अधिकारों को समझाइए। न्यायपालिका के अधिकारों को समझाइए। यहाँ से स्टार्ट होता है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह है ये किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले ले। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव में से मुक्त हो, है ना। न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है एक प्रकार से, है ना। किसी भी एक व्यक्ति या किसी एक समूह की तानाशाही ना चले, इसके लिए जरूर कार्य करती है ना। तो ये न्यायपालिका का आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कंप्लीटली आंसर देख सकते हैं। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। कौन? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जब दिया गया था ना, ये 2005 के लगभग, है ना। तो इसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार है ना, ग्रामीण, देखिए उसका नाम है ग्रामीण, तो ग्रामीण परिवार को 100 दिन का ये क्या है? भोजन पानी है जो वो उपलब्ध कराता है ना। रोजगार जो है, रोजगार है ना, रोजगार मतलब काम दिलाता है, भोजन पानी नहीं मतलब वो तो राशन हो जाता है। रोजगार प्रावधान करता है, प्रावधान रोजगार उसका करता है। प्रारंभ में यह विधेयक प्रत्येक वर्ष के 200 जिलों में और बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में किया गया। प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है ना। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी, है ना। ये रहेगा कंप्लीट आंसर का। इसके बाद देखिए निर्धनता रेखा का आंकलन कैसे किया जाता है। देखिए इसका आंसर ये रहेगा, है ना, ये वाला। देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन करने के लिए आय या उपयोग स्तरों पर आधारित एक सामान्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण समय, जीवन निर्वाह हेतु खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते जो भी है ना,
ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को प्रमुख माना जाता है ना। तो तभी ना माना जाएगा जब पता चलेगा कि उस व्यक्ति के पास कपड़े हैं रहने के लिए, पहनने के लिए, है ना, घर है रहने के लिए, खाना है खाने के लिए, है ना, उसके पास वो जीवन यापन करने के लिए उसे उजेला है रात को कि नहीं, उसके पास चिकित्सा संबंधी जो है आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो रही है कि नहीं, है ना। तभी पता चलेगा कि वो गरीब है या अमीर है ना। जिसके पास नहीं है तो वो समझ लिए वो गरीब है, उसका इस आकलन हो ही गया भाई, निर्धन है। जिसके पास ये सब सुविधाएं हैं तो वो गरीब नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 22वें नंबर का 23वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। भारत के सीमाकार मानचित्र में, भारत के सीमाकार मानचित्र में यहाँ पे आपको इनको दर्शाना है। अरावली श्रेणी हो गया, पूर्वी घाट हो गया, विंध्य श्रेणी हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा जितने कर सकें कर लेंगे। ये पूरा क्वेश्चन है, इसका आंसर ये रहेगा, है ना। इसी में दर्शाया गया भाई, ढूंढ लेना। तो मैं भी आपको बता दूँ कि यहाँ पे कहाँ पे दर्शाया गया, क्या क्या हमें दर्शाना है वैसे। तो देखिए अरावली श्रेणी दर्शाना, अरावली श्रेणी को ढूंढ लेते हैं भाई। यहाँ पे देखिए विंध्य श्रेणी को ढूंढ लेते हैं। देखिए विंध्य श्रेणी बता दूं मैं, ये रही आपकी विंध्य श्रेणी, है ना, ये रहा विंध्याचल पर्वत। और आपको अरावली श्रेणी पूछा गया ना। और कौन सा पूछा गया है, पूर्वी घाट, मैकल श्रृंखला, महानदी, वेरन ज्वालामुखी और सार्क्रिक पॉइंट। तो ये सारे पूछे गए हैं, इसी में दिए गए हैं। आपको अच्छी तरीके से जो है क्या करना है, अपना मैप तैयार कर लेना है। 5 नंबर कंप्लीट रहेंगे आपके, है ना। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चन, जितने भी इसमें ये दिए गए हैं। देखिए मैंने ये बताए, ये सारे कंप्लीट कर लेंगे तो आपका बिल्कुल 5 अंक कंप्लीट हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। और सारे के सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर के साथ बता दिए हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं एक एक करके, है ना। आपके ओटी के आंसर आप चाहते हैं तो देखिए, देख लीजिए फिर से, ये रहे आपके सारे आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जा करके, वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट हेल्प करेंगे, जो भी आपके लिए चाहिए होगी, जल्दी से आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।